बॉलीवुड ने एक बार फिर सारी हदें पार की हैं और उनकी हदें पार करने के सारे नज़ारे, सारी बातें, सारी खबरें हम देख रहे हैं और इन सारी खबरों पर हम बात करेंगे। जल्दी से आपको बता देता हूं कि आज क्या-क्या हुआ है, जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपको बता देता हूं। एक तो ट्विंकल खन्ना ने अपने शो में एक बार फिर विवादित बयान दिया है जिसमें वो कह रही हैं कि जो उम्र-दराज लोग होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बाहर के रिश्तों को आराम से छुपा जाते हैं और इसको लेकर भी विवाद हुआ है। क्या हुआ एग्जैक्टली आपको बताएंगे। उधर गोविंदा जो हैं वो अपनी पत्नी के लिए माफी मांग रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी गोविंदा को अपनी पत्नी के लिए माफी मांगने की। माधुरी दीक्षित के शो की टिकट जिन भी एनआरआई ने खरीदी है अमेरिका में या कनाडा में, वो बहुत पछता रहे हैं क्योंकि उनके शो में उन्हें वो नहीं मिल रहा जिसके लिए उन्होंने हजारों रुपया खर्च किया है। 5 रुपए की इलायची बेचने के चक्कर में सलमान खान पर भी मुसीबत टूट पड़ी है और शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन, उनके शो पर सवाल किसने उठाया है? विवेक वासवानी ने। विवेक वासवानी कौन है? जिन्होंने शाहरुख के शुरुआती दिनों में उन्हें अपने घर में पनाह दी थी, यानी शाहरुख के शुरुआती दिनों के गवाह रहे हैं विवेक वासवानी। और कह सकते हैं कि विवेक का सहारा नहीं मिला होता तो शाहरुख खान को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन शाहरुख खान के शुरुआती दिनों में विवेक उनके साथ एक अच्छे दोस्त के तौर पर खड़े रहे। लेकिन उन्हें अब दिक्कत है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के उस शो से जिसमें वो बता रहे हैं कि बॉलीवुड एक गटर है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। शुरुआत करेंगे हम ट्विंकल खन्ना के उस विवादित बयान से जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो उम्र दराज लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो अक्सर अपने इस तरह के रिश्ते जिन्हें छुपाकर वो रखना चाहते हैं बड़ी आसानी से छुपा पाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है। हालांकि उनके इस बयान पर अनन्या पांडे उनके शो में जो आई थी वो उतना सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे देखते हैं? ट्विंकल खन्ना लगातार इस तरह के बयान दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि रात गई बात गई और फिजिकली अगर कोई आपको धोखा देता है आपका लाइफ पार्टनर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को? ट्विंकल और काजोल का जो शो आ रहा है वो लगातार इन्हीं वजहों से चर्चा है कि वो रिलेशनशिप्स को लेकर किस तरह की बातें उसमें हो रही हैं। ऐसी बातें हो रही हैं जो लोग उसको आप कह सकते हैं कि भाई पचा नहीं पा रहे हैं। एक तो ये भी बात है और दूसरी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, जेंडर को लेके बहुत सारी बातें हो रही। अब जिस तरह से ट्विंकल एक के बाद एक चीजें बोल रही हैं, इसमें जो भी 2-3 कंट्रोवर्सीज आपने बताई हैं, तो कई लोग तो यही कह रहे हैं कि वो अपनी रियल लाइफ के राज खोल रही हैं। दरअसल रात गई बात गई जैसा है, या ये वाला जो है कि भाई उम्र दराज लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, आसानी से अपने अफेयर्स को, या जो भी वन नाइट स्टैंड की भी बात आई थी पहले, रात गई बात गई वाली, तो वो सब छुपा जाते हैं। तो ठीक है, ये ट्विंकल का अपना नजरिया हो सकता है, ये उनके अपने जीवन के अनुभव हो सकते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन ये जो बातें हैं, भारतीय समाज जो है उसके हिसाब से कहीं इस तरह से चीजें जो है वो ठीक नहीं जाती हैं। और लगातार ये कहा जाता है कि इस तरह की चीजों को डिस्कस करके, या इस तरह की चीजों में जो रॉन्ग साइड जिसको आप लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है उसको एक तरीके से अपने शो में बढ़ावा दे रही हैं। अब इसी शो में ये वाली जो बात है, भाई एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं, हालांकि उनमें एक तो अनुभव कम होता है और दूसरा ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनके बीच ऐसी कोई चीज होती है तो वो लोग बहुत जल्दी से फंस जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल सबके डिजिटल प्रिंट्स होते हैं, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, चीजें दिखाई देती हैं, एक दूसरे के पास खबरें और तमाम चीजें जल्दी जल्दी पहुंच जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें ट्विंकल खन्ना जो कह रही हैं कि इंडियन सोसाइटी में कम से कम ये विवादास्पद है। हालांकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने वन नाइट स्टैंड वाली रात गई बात की थी, वेस्टर्न में भी उतना नहीं है जिस तरह से पेश किया जाता है, जितने आसानी से ये बातें यहाँ पर कह दी जाती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, क्योंकि देखिए ये शो एक तो बहुत बोर है, इसको देखना मतलब शुरू के 4-5 एपिसोड तो मैं देख गया, लेकिन पिछले 1-2 एपिसोड इसको पूरा देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। पिछला भी एपिसोड इनका जो था जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और मनीष मल्होत्रा आए थे, आधा देख के मैंने बंद कर दी, क्योंकि वो इतनी बोरियत भरी बातें होती है और उनका कोई बेसिर पैर की बातें होती है, कोई सिरा प्रॉपर जुड़ता नहीं है, शो का फॉर्मेट एकदम से क्लियर नहीं, कभी कुछ चीज कभी कुछ चीज। मुझे लगता है बेहतर होता अगर ट्विंकल खन्ना इसी तरह की मैन विमेन रिलेशनशिप की बातें हैं, या जो बंद कमरों की बातें हैं, जो भी चीजें हैं,
वो अपने शो को इसी पर केंद्रित कर देती और कहती कि भाई हम अपने शो में इसी तरह की बातें करेंगे, हम इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है इस शो को जो है ज्यादा हाईलाइट मिलती, एक प्रॉपर उसकी लाइन खींची होती कि अच्छा ये इस मामले में है और यहाँ पर जो है रिश्तों की परतें जो है वो खोली जाती हैं, या जो रिलेशनशिप की बातें हैं उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। अब होता यह है कि आप इसमें बड़ी गुड गुड सी बातें करते हैं कैरियर की, पर्सनल लाइफ की, और होते होते कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप वाला एक आध ऐसा मामला आ जाता है जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल बयान जैसी कोई बात आ जाती। हालांकि इनका कोई खास मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इससे ये जरूर हो रहा है कि शो को देखने वाले या कम से कम लोगों को ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये शो आ रहा है। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगता इस शो में। रवि जी, जब मैं आप बोल रहे थे तो मुझे कुछ याद आ गया और इसलिए मैंने स्क्रीन पर जी। शेयर किया है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी निकल कर आई हैं जिन्होंने हाँ, वो देखना है मुझे अभी। जी। सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में काफी कुछ एक पर्दाफाश किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ऐसी बॉलीवुड स्टार हैं जो इवेंट्स के लिए अलग अलग देशों में जाती हैं, रिबन काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, अपीयरेंस के लिए, मीट एंड ग्रीट के लिए, और असल में वो वहां पर घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं और वो प्लेजर देती हैं जो भी उनके पास आता है, उसके बदले उससे पैसा लेती हैं। और ये बात जब उनके पार्टनर को पता चली तो वो पार्टनर जो थे वो इन प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आए और प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आकर उन्होंने ये कहा कि आप जरा इसे कंफर्म कीजिए, मुझे करना इसमें कुछ नहीं है, बस मैं इसको रीअश्योरेंस चाहता हूं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि उससे जो वो पैसा कमाती हैं उससे उनका जॉइंट बिजनेस भी चलता है। तो यानी जो ऑफिशियल पार्टनर है उन्हें इस बात को बस कंफर्म करना था कि ऐसा होता है क्या, बाकी वो उस पैसे का इस्तेमाल वो भी अपने बिजनेस में कर रहे हैं। और तमाम लोग इसमें जो है अलग अलग नाम ले रहे थे, जाहिर है नाम किसी का लिया नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने खुद नाम नहीं लिया है। लेकिन जो उन्होंने एक आउटलाइन बताया वो ये कहा कि वो तो देसी मुंडा है लड़का, और जो लड़की है जो ये करती है वो बहुत एजुकेटेड है। तो देखिए मतलब बॉलीवुड में भी कितनी सारी चीजें चल रही हैं। जब आप ये सारी बातें बोल रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे ट्विंकल का शो, तो मुझे अचानक से याद आया कि कैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने भी बॉलीवुड का पर्दाफाश किया है कि क्या कुछ यहाँ पर चला करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उससे पार्टनर को कोई आपत्ति है, उनको बस रिकन्फर्म करना था। आप सोचिए, तो अगर ट्विंकल में ये बॉलीवुड बात में कर रहे बहुत हैं सारे तो डार्क कहीं सीक्रेट्स हैं। पता ही नहीं है कि बॉलीवुड में क्या होता है। जी प्लीज कंटिन्यू। बॉलीवुड में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत डार्क हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ये बाहर से चमकदार दिखता है, जितना इसका पर्दा बड़ा रंगीन और सुनहरा दिखता है, अंदर उतना ही काला है, उतना ही डार्क है। ऐसा नहीं है कि उन सब चीजों के बारे में लोग जानते नहीं है, अंदर अंदर हाँ सबको पता भी होती बहुत सारी चीजें। लेकिन बात वही है ना कि स्थिति कई बार जो है ना हमाम में सब नंगे वाली हो जाती है। हाँ तो कौन किसके बारे में बोलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया में क्योंकि बहुत तरह का पीआर भी चलता है, बहुत सारी राइवलरी भी है, तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जो है वो लीक की जाती हैं। कई बार प्रोफेशनल राइवलरी है, कई बार जो है वो जेलेसी है, पर्सनल जेलेसी है। तो चीजें आती हैं, जर्नलिस्टों को भी बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन हर चीज कही नहीं जाती, हर चीज लिखी नहीं जाती, बताई नहीं जाती। मगर हाँ, ट्विंकल खन्ना के इस शो में ये साफ है कि वो बहुत कुछ हिंट दे रही हैं। और बैड्स ऑफ बॉलीवुड तो हमने देखा ही है, उसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। तो भले ही वो सटायर हो या जो भी चीज हो, तो है, आप बॉलीवुड ऐसा ही है। जी। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो मुझे वही याद आ रहा है कि कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर विवेक वासवानी ने सवाल उठा दिए और ये कहा है कि भाई आर्यन को कैसे गटर दिख गया बॉलीवुड में, शाहरुख ने कैसे अप्रूव किया। तो इसको लेकर मैंने दिन में भी ये तर्क दिया था। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई चीज जरूरी नहीं है कि अगर हम पर्सनली एक्सपीरियंस करें तभी उसके बारे में बोलें। अगर हमें मालूम है कि लोकल ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो आमतौर पर जेब कटने के चांसेस रहते हैं अगर ज्यादा भीड़ हो, भले मेरी हुई हो ना हुई हो, आपकी जेब कटी हो ना कटी हो, लेकिन आप इसके बारे में बात तो करेंगे। तो कई बार जब हम किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो। तो ये जो शिकायत है विवेक वासवानी को, ये भी समझ में नहीं आती है कि वो कैसे इस बात को कह रहे हैं कि शाहरुख ने तो कोई गटर नहीं देखा, उनका तो लॉन्च पैड बहुत इजी था।
आर्यन ने भी कोई गटर नहीं देखा, तो वो बोल क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्यन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कंटेंट जब प्लान किया तो उन्होंने वो उसको रेलेवेंट बनाने के लिए सच बोला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, बात तो ये है कि जैसे विवेक वासवानी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में उनको कैसे गटर दिख गया। गटर सब जगह होता है, गटर सोसाइटी में भी होता है, ऐसा आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। गटर समाज में भी होता है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग उसको दबा कर छुपा कर रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उसको उगाड़ देते हैं, उनको उसको सामने ले आते हैं। ये हकीकत है। देखिए, दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो वो आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें नज़र आएगा, आप सिनेमा देखेंगे उसमें नज़र आएगा। कुछ लोग जो है बहुत ग्लॉसी सा पिक्चर पेश करते हैं, कुछ लोग जो है बहुत रियल ढंग से करते हैं, कुछ लोग जो है वो शाहरुख के बेटे जैसा एक मिडिल रास्ता भी निकाल लेते हैं कि दिखाया भी पर सटायर भी बोल दिया। अलग-अलग तरीके से चीज़ों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो सिनेमा में भी जो सिनेमा की दुनिया है, वहाँ गटर है और हम जो ट्विंकल के शो की जो बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं पर हिंट जो दिए जा रहे हैं वो इसी तरह के निकल कर आ रही हैं चीज़ें। तो और बात वही है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सबको सब लोग जानते हैं और आज से नहीं है, ये जब से सिनेमा है तब से है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से ये चीज़ पैदा हो गई है। और जैसे मैंने कहा हर फील्ड में है, राजनीति में भी है, बिज़नेस की दुनिया में भी है, कहाँ नहीं है। लेकिन क्योंकि सिनेमा ऐसी दुनिया है जिस पर सबकी नज़रें रहती है, यहाँ एक ग्लैमर है थोड़ा तो उस और जो यहाँ के स्टार्स होते हैं उनके पास पैसा भी होता है, एक तरह का पावर भी होता है, एक तरह का स्टारडम भी होता है। तो वो लोगों को आकर्षित करता है, इसकी खबरें जो होती हैं, वो थोड़ा-सा जो है कवरेज भी होता है। पॉलिटिक्स में ऐसी खबरों का तो कवरेज नहीं होता है। हालाँकि इधर एक अखबार में कुछ एक सीरीज़ चल रही है बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं, कि वहाँ किस तरह से चुनाव से पहले जो है नेताओं को खुश करने के लिए लड़कियों का इंतज़ाम दैनिक भास्कर में ये हाँ, सीरीज़ जो है 2 जी, एपिसोड मैंने उसके देखे हैं। तो जी, ये बहुत रेयर होता है। स्पोर्ट्स हाँ, में भी इस तरह की चीज़ें हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है। लेकिन बात वही है कि सिनेमा की दुनिया पर जो है सबका हुँ, ध्यान जाता है। अब जहाँ तक विवेक वासवानी ने कहा कि भाई शाहरुख को तो बहुत वेलकम किया बॉलीवुड ने, खूब अच्छे-अच्छे मौके मिले। खुद विवेक वासवानी ने उन्हें अपने घर में रखा और शाहरुख को उन्होंने कहा उस तरह से रोड पे रह के स्ट्रगल करने की नौबत नहीं आई, वड़ा पाव खा के स्ट्रगल करने की नौबत नहीं आई। वो तो बहुत ही बढ़िया ढंग से उनके लिए सारी चीज़ें रही। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये मैं सहमत हूँ कि भाई अगर आर्यन ने बनाया है, उसको एक लगता है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ मेरी नज़र जाती है और मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए। तो एक हुँ, डायरेक्टर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर उनकी आज़ादी है। कोई उस पर ये सवाल नहीं उठा सकता कि ये क्यों बनाया? आप तो क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में तो इसलिए आपको अच्छा-अच्छा ही बताना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ और एक ये कोई पहली बार नहीं बनाया गया और ना ही आखिरी बार बनाया गया है। मधुर बिल्कुल। भंडारकर एक फ़िल्म बना रहे हैं बॉलीवुड वाइब्स को लेकर। तो हुँ, अब वो बॉलीवुड में सितारों की पत्नियाँ कैसी होती हैं, उनके बीच किस तरह की राजनीति चलती है, वो अपने पतियों को किस तरह से बर्दाश्त करती है, वो ये सारी चीज़ें दिखाएँगे। तो मधुर भंडारकर तो इस इंडस्ट्री के अंदर के आदमी हैं, बहुत हाँ। सारा उनके पास जो है फर्स्ट हैंड कंटेंट रहेगा उसमें, तो अब वो देखते हैं कैसे बनाएँगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं और मुझे लगता है इन चीज़ों को लोग अब देखना चाहते हैं। पहले तो क्या होता प्रिंट था, छपती थी ये चीज़ें, लोग देखते थे उसको, अपने गॉसिप का एक अंदाज़ था जर्नलिज़्म में या चर्चाएँ। अब तो क्योंकि लिखे हुए शब्द पीछे हो गए हैं और ये वीडियो की दुनिया में विजुअल्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। तो ऐसी चीज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामने आएँगी तो मुझे लगता है कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आज आर्यन ने बनाया है, कल मधुर बना रहे हैं। हो सकता है और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सच जो है कोई और बनाए। आपने सच की बात की और हम बॉलीवुड में खड़े होकर जब सच की बात करते हैं, तो फिर हमारी नज़र ऐसी खबरों पर भी जाती है, जहाँ ₹5 की इलायची बेचने के चक्कर में सलमान खान जी, फँस गए। क्योंकि इस एडवर्टाइज़मेंट में झूठ बोला है उन्होंने, ऐसा उन पर आरोप लगा है। कोटा की एक कंज्यूमर कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया है कि भई जो आप ऐड करते हैं
इलायची का, जिसमें आप कहते हैं केसर युक्त, तो केसर युक्त कैसे हो सकता है वो 5 रुपए के पाउच में, जिसकी खुद की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो है, और बुरी तरह फंस गए। तो अक्सर होता ये है कि पैसे के लालच में बॉलीवुड वाले अक्सर झूठ बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है, चाहे असल जिंदगी हो या उनकी रील लाइफ हो। और इस बार जैसे सलमान खान फंस गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इन्हें ठहराया जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि जिसने भी ये एड प्लान किया तो पहले उनके दिमाग में पिक्चर आया होगा कि हम सलमान खान से ये कहलवाएंगे। तो जब आप, ये एड बना ही इसलिए क्योंकि सलमान ने इसके लिए हाँ कहा, अगर सलमान ना कह देते तो ये एड नहीं बनता, जाहिर है, या उसमें कोई और होता, और जो होता वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि वो क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। तो कुल मिलाकर सीन यहाँ पर ये है कि आप जब झूठ बोलते हैं और पैसा लेकर झूठ बोलते हैं, कमाई के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को झांसा देने के लिए, भटकाने के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंस तो जाते ही हैं। जैसे सलमान खान एक बार फिर से फंस गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सलमान जो हैं आजकल अपने सबसे खराब दिनों से होकर गुजर रहे हैं, बिना कुछ किए ही उनके ऊपर मुसीबतें आती जा रही हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ये कि वो तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं कि बिग बॉस के वीकेंड का वार करें, और जो गलवान जिसकी शूटिंग चल रही है उसको पूरा करें और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी पाएं। उनकी कोशिश तो यही है। लेकिन हाँ, ये बात है कि शायद उनकी किस्मत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मतलब उसे कि कंट्रोवर्सीज उनके साथ अपने आप जुड़ जाती है। जो अभिनव कश्यप वाला मामला, उसके बाद ये जो है कि 5 रुपए में केसर युक्त इलायची, तो ये अपने आप जो हंसी वाली बात है कि भाई एक तो जिस ब्रांड के लिए आप इलायची बेच रहे हैं यहाँ पे, दुनिया जानती है कि वो इलायची बेचने का धंधा तो नहीं करता है, वो इसके है। पीछे पान मसाला बेचता है, कुछ और चीजें बेचता है, ऐसी चीजें बेचता है जिससे कि सेहत को नुकसान होता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, जिसके बारे में सिनेमा के पर्दे पर जो बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये लोगों की जिंदगी और घरों को बर्बाद कर देता है, ये सब है। लेकिन हाँ, जहां तक सलमान खान का मामला है, तो आपने एक बात ठीक कही कि जब सलमान ने हाँ कहा होगा तभी इस विज्ञापन को बनाने वालों ने या जो प्रोडक्ट बनाने वालों ने तय किया होगा कि हम ये विज्ञापन बनाते हैं। क्योंकि सलमान खान पर शायद शायद क्या, पक्के तौर पर उनको भरोसा है कि जब सलमान कहेंगे कि इस 5 रुपए की इलायची में केसर भी आपको मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जो है उस पर भरोसा करेंगे। और अब 5 रुपए की इलायची में जो 4 लाख रुपए किलो की जो चीज है, उसका कितना अंश मिलेगा या खुशबू भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई कह नहीं सकता है। लेकिन बाजार में बिक रहा है, और जिसने भी, मुझे लगता है, ये मुकदमा किया है, बहुत ठीक है, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। खास तौर पर लोगों की सेहत को हानि पहुंचाने वाले, उनको बहुत गंभीर मुश्किल में डाल देने वाले, और न केवल उनको, लॉन्ग टर्म में चल के उनकी फैमिली को बर्बाद कर देने वाले इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब ये इसका विज्ञापन करते हैं तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या सोचा, क्या इनको लगता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ बीइंग ह्यूमन चलाएं और कहें कि देखिए हम तो कितने महान काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की चीजें बेचें। और सलमान अकेले नहीं है, हमने जुमा केसरी वालों को भी देखा है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फिल्मों में रोल बड़े बड़े करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, समाज को जो है वो सुधारने के लिए जो भी काम इनिशिएटिव होते हैं उसके विज्ञापनों को बढ़ चढ़ के वो एंडोर्स करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो इस तरह की चीजें बेचते हैं जो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये पूछा तो जाना चाहिए इनसे कि आपने क्या सोच कर इस तरह के विज्ञापन किए। एक और बात है यहाँ पर, देखिए, आप बैटल ऑफ गैलवान आने वाली है और उसमें आप जी। एक वीर सैनिक की भूमिका निभाएंगे। उससे पहले आप एक ऐसा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं जिसको अगर आप प्रमोट नहीं भी करते तो ऐसा नहीं कि आपके एक्टिंग करियर में, जो भी आपका सो कॉल्ड एक्टिंग करियर, फिल्म करियर है, वो अधूरा रह जाता। तो वही बात जो हम शाहरुख के विषय में भी कहते हैं, अजय देवगन के विषय में भी कहते हैं कि इन्हें कोई जरूरत नहीं है उस तरह के एड्स की, पर ये अपने लालच को रोक नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये खालीपन है जिसे ये इस तरह के पैसों से भरना चाहते हैं। वरना सोचिए कि सिवाय पैसे कमाने के और कोई कारण होता नहीं है ऐसे एड्स को करने का। और अगर अजय देवगन, शाहरुख खान और संजय, माफ कीजिएगा, सलमान खान ये कह रहे हैं कि हमें पैसों की जरूरत है और इसकी हम इस तरह के सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी कर लेंगे, तो आप सोचिए कि इनके अंदर कितना खालीपन और खोखलापन है।
क्योंकि अगर आप अभी भी अपने आप को खाली पा रहे हैं इतना सो कॉल्ड सक्सेस मिलने के बाद, तो यानी आपके अंदर का खालीपन तो फिर इस पैसे से भी कभी नहीं भर पाएगा। और दूसरा, आप लोगों को भटका रहे हैं। अच्छा, इतनी बातें जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, सब जमाने में बहुत सी बातें होती हैं, इनके कानों तक भी पहुंचती है, लेकिन इन्हें शायद उन चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसे को ही अपना माई बाप बना रखा है। जो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, यही स्टार पावर है, चमड़ी मोटी हो जाना। जी। मतलब कोई कुछ भी कह ले, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो है। और जो आप अकेलेपन की बात कर रहे हैं, अकेलेपन से जुड़ी हुई एक और चीज मुझे अभी याद आ गई। आज ही करण जौहर की एक खबर पढ़ रहा था। करण जौहर भी बहुत सक्सेसफुल हैं। अब हाँ। आज उन्होंने बताया है एक पॉडकास्ट में आकर कि भाई मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है। और कब हाँ। उन्होंने बताया कि जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, और हाँ। ऐसे मौके आते रहते हैं कि जब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं, तो बोले जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला और ये खबर फोन पे आई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं, किससे इस चीज को शेयर करूं। तो हाँ। बोले उस वक्त, और जब एक आदमी मतलब अगर बड़ा बन जाता है, एक तरीके से शिखर पर होता है, एक तरह के शिखर पर तो करण जौहर भी हैं, तो बोले फिर उसके पास अगर पार्टनर नहीं है, एटलीस्ट लाइफ पार्टनर, सलमान के बारे में भी हम इस चीज को मान सकते हैं, तो फिर कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर पार्टी जो होती, बोले मैं वहां उन दोस्तों के यहाँ नहीं जाता जो कपल हैं, या तो जो मेरे जैसे सिंगल हैं, उन्हीं के साथ मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हूँ। और न्यू ईयर पे कभी इस तरह के कपल फ्रेंड्स दिखते हैं, तो उन्होंने, मैं एग्जैक्ट मतलब बहुत ईर्ष्या होती है उन्हें, एग्जैक्ट क्या वर्ड उन्होंने कहे वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो देखिए, अकेलापन तो महसूस होता ही है, और करण जौहर ने भी अपनी तकलीफ बताई। हो सकता है कि सलमान खान को भी कहीं ना कहीं ये अकेलापन महसूस होता हो, तो वो इलायची का विज्ञापन कर लेते होंगे। जी हाँ, ये एक तरह से अंदर का खालीपन और खोखलापन है, जैसे आप पैसे से या किसी ऐसे काम से भरना चाहते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो गैर जरूरी है। खैर, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे, वरना इतनी मुश्किल से नाम बनता है और आप उसे इतनी आसानी से अगर धूल में मिला रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए। कम से कम अपने बारे में ही सोचें। दूसरी एक खबर गोविंदा को लेकर कि गोविंदा हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए अपने परिवार के पंडित जी से। मनोज शुक्ला शायद नाम बताया उन्होंने, क्योंकि उनकी जी पत्नी जी। ने किसी शो में बैठकर कुछ कह दिया था कि गोविंदा बहुत सारी पूजा कराते हैं और उनके पंडित जो हैं वो बहुत सारा पैसा लूटते हैं। यहाँ वही बात की एक सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि एक ऐसा नायक, एक ऐसा हीरो, जैसे हीरो नंबर 1 कहा गया, भाई बॉलीवुड में कितने जिन्हें हीरो नंबर 1 कहा जाता है, एक ही है गोविंदा। बिल्कुल। वो अगर कैमरे के सामने आकर माफी मांग रहे हैं, वो भी अपनी पत्नी के कहे हुए पर, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि घर में स्थितियां कितनी कमजोर हैं, घर में स्थितियां कितनी बिखरी हुई हैं। हाँ, ये तो दिख ही रहा है सामने, और ये लंबे समय से चल रहा है। देखिए, दोनों की तलाक की खबरें, मामला अदालत तक पहुंचने की खबरें, ये सारी चीजें आई हैं। और फिर भले ही दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब सारा कुछ ठीक हो गया है, इन खबरों में बहुत सच्चाई नहीं है। गोविंदा के किसी महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस के, मराठी एक्ट्रेस के साथ में, जो कि उनसे उम्र में आधी है, गोविंदा हाँ। 62 के हैं और वो 30-31 की है, तो वो हाँ। अफेयर की भी खबरें इधर काफी आई। और उस पे भी गोविंदा की पत्नी ने कहा है कि भाई जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी या रंगे हाथों पकड़ नहीं लूंगी, तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगी। और उन्होंने मीडिया के लोगों से भी कहा कि भाई आप भी इन बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब मैं पकड़ लूंगी तो मैं तो बता ही दूंगी। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो पता ही मैं किस तरह से खुलकर सारी चीजें कहती हूँ। दरअसल उनके खुलकर ये सब चीजें कहने से गोविंदा वाकई बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, और दयनीय जैसी स्थिति में नजर आते हैं जब वो हाँ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पंडित जी से, और हाँ। कहते हैं कि भाई आपने और मैंने, मतलब पंडित जी से कह रहे हैं कि आपने और मैंने मुश्किल दौर साथ में गुजारा है, हम उससे हाँ। पार आए हैं। हाँ। होता हाँ। यह है, नॉर्मली आदमी कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरा लाइफ पार्टनर है, हमने साथ में मुश्किल दौर गुजारा है, मुश्किल समय से हम साथ में निकल कर आए हैं। यहाँ गोविंदा वो पंडित जी से माफी मांग रहे, कह रहे कि आपने मुझे निकाला है, हम लोगों ने मुश्किल दौर जो है वो उसको पार किया। तो इससे गोविंदा की स्थिति समझ में आती है। हालांकि ये बहुत दुखद है। अब होने को तो ये उन चार दीवारी जो उनके घर की है उसके अंदर की बात है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार उनकी पत्नी इन्हीं भी वजहों से, वो बहुत बेहतर ढंग से बता सकती हैं, वो जानती होंगी कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रही हैं। तो लेकिन गोविंदा की स्थिति बहुत दयनीय नजर आती है। बिल्कुल हीरो नंबर समझने 1 वो नहीं दिखते अब।
एक उन्होंने अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला है क्या, उसको चलाने के लिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन जो भी है बहुत दुखद है, बहुत दुख होता है ऐसा देखते हुए। अगर उनके बीच में कोई झगड़ा है तो वो उसे कैमरे के पीछे निपटा सकते हैं, लेकिन ये चीजें जब कैमरे पर निकल कर आती हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुख होता है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर उस रिश्ते की कितनी कमजोरी है उसको दिखाती है और बताती है। हम ये आगे बढ़ेंगे बॉलीवुड, जी। हाँ ये बॉलीवुड की एक और वो काली सच्चाई जिसकी हम शुरू से बात करें, डार्क सीक्रेट, जो जी। ट्विंकल खन्ना की बातों से जिसका सिरा जुड़ता है, जिसमें बॉलीवुड हाँ। की गटर की बातें आई है, जिसमें हाँ। अकेलेपन और खोखलेपन की बातें आई है, ये जी। एक और कड़ी। तो देखिए सब ये यहाँ की जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं, यहाँ की जिंदगी के अलग अलग रंग हैं। आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड बाहर से जितना चमकदार और ग्लैमरस दिखता है, लगता है कि यहाँ तो सब बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है। अब देखिए हमने जिन 4 टॉपिक्स पे बात की, किस हाँ। तरह से घुमा फिरा के चीजें वही डार्कनेस की तरफ जाती हैं, वही नेगेटिविटी की तरफ जाती है। तो जो बिल्कुल। बाहर से दिख रहा है उसके पीछे बहुत अलग तस्वीर है, ये दर्शकों को भी समझना चाहिए इस बात। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे ट्विंकल खन्ना का प्यार पर दिया गया विवादित बयान हो, या प्राइवेट डिटेक्टिव का वो खुलासा हो जो उन्होंने बॉलीवुड के बारे में किया है, या करण जौहर का ये कहना हो कि मुझे अकेलापन फील होता है, या फिर हम ये बात करें कि सलमान कैसे 5 रुपए की इलायची बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, या फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर लगा हुआ वो अ, आरोप हो कि उनको बॉलीवुड में गटर कैसे दिखता है, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं। अगली खबर पर पढ़ते हैं तो वहां भी से भी एक झूठ निकल कर ही आ रहा है। बड़ी दुख की बात है कि जब भी बॉलीवुड का जिक्र होता है तो उसमें झूठ जरूर होता है। माधुरी दीक्षित के शो की टिकट खरीद कर पछताए एनआरआई, क्योंकि जब ये कनाडा पहुंची माधुरी दीक्षित बॉलीवुड डीवा वाले शो के लिए, तो लोग वहां पर ये देखकर हैरान रह गए कि पहले तो ये 3 घंटा लेट आई, चलिए उसके बाद उन्होंने वहां कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। वहां पर उनको बैठकर एक बातचीत और इंटरव्यू जैसा हुआ और उसमें खड़े होकर उन्होंने थोड़े से ठुमके लगा दिए। लोग बड़े हैरान थे कि जब इस शो का प्रचार किया गया था तो कहा गया बॉलीवुड डीवा का शो है, तो बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा था मानो कि माधुरी आएंगी और वहां पे नाच गाना होगा, क्योंकि माधुरी दीक्षित अपने डांस के लिए ही जानी जाती है। लेकिन लोग ये देखकर बड़े हैरान रह गए कि जिस शो के लिए उन्होंने हजारों रुपए के टिकट खरीदे थे, असल में वहां माधुरी ने डांस किया ही नहीं। एक तो लेट आई, ऊपर से डांस भी नहीं किया। और हाल ये है कि कनाडा में तो शो उनके ओवर हो चुके हैं, अब वो अमेरिका की तरफ बढ़ चुकी हैं, और वहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 13,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक के टिकट खरीद के इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें पता ये लगता है कि असल में जब माधुरी आएंगी तो वो डांस नहीं करेंगी, वो तो सिर्फ बातचीत करेंगी। और ये देखिए कितना बड़ा झांसा हुआ है उन दर्शकों के साथ में कि अगर उन्हें पहले से बताया गया होता कि माधुरी आ तो रही हैं पर वो डांस नहीं करेंगी, तो वो टिकट लेते नहीं लेते वो उनके ऊपर था। शायद आयोजकों को भी ये पता होगा कि अगर वो ये बोल देंगे कि माधुरी डांस नहीं करेंगी तो जाहिर है टिकट कौन लेगा, इसलिए कुछ इस तरीके से प्रचार किया गया जिससे लोगों को ये समझ में ना आ पाए कि वहां होने क्या वाला है। वही बाद में ये पता चल रहा है 45,000 का टिकट खरीदने के बाद कि ये तो सिर्फ मीट एंड ग्रीट है। मतलब वो आएंगी स्टेज पे, टाटा बाय बाय हेलो करेंगी, और थोड़ा सा कोई जो उनके मशहूर डांस हैं उनके हुक स्टेप्स दिखा देंगी, और फिर एक मंच पर वो बैठेंगी, फिर उनका कोई इंटरव्यू लेगा और कुछ बातचीत होगी, शायद ऑडियंस से भी कोई सवाल ले लेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर माधुरी दीक्षित हैं तो फिर अगर यही इंटरव्यू देखना है तो किसी यूट्यूब चैनल पे वो बैठ के 5 घंटे का इंटरव्यू दे सकती हैं, वो दुनिया भर में देख लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप विदेशी दौरे पर जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ मीट एंड ग्रीट है, तो थोड़ा सा जो फैंस है उनको ये अखरता है, क्योंकि ये तो बात अब क्लियर हुई है। जब टोरंटो में इतना हंगामा हो गया, जब ये तमाम टिकट बिक गए हैं, उसके बाद ये चीजें सामने आई हैं। तो अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि टोरंटो में जो हो गया वो तो ठीक है। अब जब वो यूएस में जाएंगी, अभी भी शायद उनके 5 या 6 अपीयरेंस बाकी हैं वहां के बड़े बड़े शहरों में, लास्ट न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और तो देखना पड़ेगा कि मतलब वहां से अब किस तरह की खबरें आएंगी, लोग इसको किस तरह से लेंगे। क्या वो मतलब अब मेंटली तैयार होके जाएंगे कि ये तो सिर्फ मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम है, माधुरी मंच पर आएंगी, हाथ हिलाएंगी, बैठेंगी, बात करेंगी, और शायद एक आध दो सवाल ऑडियंस से भी ले ले। तो ये धोखा तो है। देखिए जैसे हमने बात की थी कि भाई गोविंदा अगर कहीं कहते हैं कि भाई मेरा प्रोग्राम है, मैं आ रहा हूं, तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा। गोविंदा जो उनका अंदाज है उनका कॉमेडी का, और खास तौर पे वो डांस के लिए फेमस है, तो वो दिखाएंगे। शाहरुख को लेकर भी यही है कि उनका कहीं प्रोग्राम होगा तो शाहरुख एंटरटेन करेंगे, कोई सिंगर जाएगा तो वो गाना गाएगा।
तो माधुरी जो है अपनी एक्टिंग के साथ साथ जो उनके कई खूबसूरत डांस हैं हिंदी सिनेमा में, तो लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन अब ये तो हो चुका है। अब इस मामले में जो आयोजकों की तरफ से जब इतना सारा कुछ हो चुका है, अब उनकी तरफ से सफाई आ रही है कि भाई माधुरी दीक्षित को तो सही समय जो दिया गया था उसी पर आई, तो बीच में उनके मैनेजर हैं या जो लोकल आयोजक होते हैं, जो दिन में आप जिनकी बात कर रहे थे, तो ये उन लोगों की तरफ से कहीं टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई है। माधुरी को तो जो समय दिया गया था उस समय आई थी। अभी कई चीजें हैं, इनको संभालना पड़ेगा मुझे लगता है काफी, क्योंकि इसकी बदनामी हो चुकी, मैं साफ साफ कहूँ, इस टूर की पहले ही वाले शो के साथ। इस शो का प्रचार इस तरह से होना चाहिए था कि नमस्कार, मैं हूं माधुरी दीक्षित, मैं आ रही हूं आपके शहर में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके शहर में आऊंगी तब मैं डांस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे बात करने आ रही हूं, ये मेरा कोई डांस शो नहीं है। अगर इतना साफ बोला गया होता तो लोगों में निराशा नहीं होती। जाहिर है लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि ये शो किस तरह का है, लोगों ने अज्यूम कर दिया कि माधुरी मतलब डांस होता है तो डांस शो होगा, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि वहां तो बैठकर वो बातचीत करके चली जाएंगी और उसके बाद लोगों को निराशा हुआ। तो बेसिकली लोग बहुत ही ठगा हुआ फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हुए हैं, और शायद अगला कोई शो जब बॉलीवुड का होगा तो लोगों का उस पर विश्वास और भरोसा नहीं होगा। इसी तरीके का मामला कुछ महीने पहले ऋतिक रोशन के साथ भी हो चुका है, जहां पर यह कहा गया था कि ऋतिक रोशन सबके साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाएंगे, और लोगों ने फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए 1,20,000 रुपए तक दिए थे। और वहां हुआ ये कि ऋतिक ने एक आध लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचाए, बाकी लोग इंतजार करते रह गए, उनके साथ ऋतिक ने फोटो भी क्लिक नहीं कराए और वो वहां से निकल गए, और उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। तो कुल मिलाकर धोखा देना बॉलीवुड की फितरत में है, ऐसा लोगों को लगने लगा है। और ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि हाल ही में हुए जो लोगों के एक्सपीरियंस है उससे सामने आ रहा है। और दुख ये होता है कि वो एनआरआई ऑडियंस जिसके बल पर बॉलीवुड बहुत उछलता है, अपनी कमाई बढ़ाता है, ये उन्हीं के साथ धोखा कर देते हैं और वो बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं। इतनी दूर से इतना पैसा खर्च किया लेकिन हाथ कुछ आया नहीं। जैसे मैंने बताया, पहले ऋतिक के साथ फोटो खिंचाने का सपना था, वो अधूरा रह गया। माधुरी का डांस देखने का सपना था, वो भी अधूरा रह गया। तो यानी बॉलीवुड एक ऐसी तस्वीर लगातार पेश करता आ रहा है जो ये बताती है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, हम आपके भरोसे के काबिल नहीं हैं, हमारा भरोसा मत करना। ये ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। बात तो सही है, जो तस्वीर निकल कर आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस जो सारी बातें की, इसमें आज की एक पॉजिटिव चीज जो दिखी, मुझे लगता है हम उस नोट पर अपनी बात खत्म कर देते हैं। जी शाम जी को 120 बहादुर इस फिल्म का ट्रेलर आया है, जी जिसमें जी फरहान अख्तर नजर आ रहे हैं और जी रजनीश घई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जी 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक युद्ध नहीं था एग्जैक्टली, वो झड़प थी एक तरीके से। तो वहां 120 भारतीय सिपाही 300 चीनी सैनिकों ने अटैक किया था। किस जी तरह से इन 120 बहादुरों ने उन 300 लोगों को निपटाया, और इस उनकी बहादुरी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, लेकिन अब ये फिल्म जो है आ रही है, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। तो इसका ट्रेलर मैंने देखा, और जी इस बीच हमने कई देशभक्ति वाली, राष्ट्रभक्ति वाली फिल्में हमने पिछले 2-3-4 सालों में देखी है, जी और उनमें कई बार ये होता है कि, और होता क्या, मतलब हमको दिखाई है साफ साफ कि उसकी आड़ में किस तरह से कुछ एजेंडे जैसी चीजें नजर आती, एजेंडे नजर आते हैं, या कई बार हिस्ट्री को जो है रीराइट करने की कोशिशें नजर आती। मगर इस फिल्म का ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि बहुत ईमानदारी से यहाँ पर एक बात रखी जा रही है, कही जा रही है। इस ट्रेलर को देखकर मेरी इच्छा हुई कि हाँ, इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, इन बहादुरों की कहानी देखी जानी चाहिए, कैसे इन 120 बहादुरों ने 300 चीनी सैनिकों की जो सेना थी, जो टुकड़ी थी, जो फौज थी, उसका हाँ डटकर मुकाबला किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाइज ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। डायलॉग्स बड़े क्लियर हैं, ऐसा नहीं कि कहीं कोई लीपापोती जैसा मामला है। शूट बहुत अच्छे से किया गया है, जो एक्टर इसमें नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपरली जो है फिल्म में जगह दी गई होगी। फरहान अख्तर जिन दृश्यों में दिखे हैं, 3-4 जगह बहुत प्रोमिनेंटली दिखे हैं, वो बड़े अच्छे से दिखे हैं। तो और इस फिल्म में बॉर्डर वाला जो कुछ भी वार वाली सिचुएशन है, उसके साथ में उनके फैमिली मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं।
कुल मिला के मुझे ये प्रॉमिसिंग लग रही है इस ट्रेलर को देखते हुए। ये फिल्म तो 21 नवंबर को ये रिलीज होने वाली है। तो मुझे लगता है आज की इतनी सारी खबरों के बीच में कम से कम ये खबर जो है मुझे लगा कि हाँ इसके ये कोई पॉजिटिव है। दिन ढलते ढलते कुछ आया जिसको देखकर हम खुश हुए। मतलब जी बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ 120 बहादुर का प्रोमो मुझे भी अच्छा लगा। इंतजार कर रहे हैं इसकी रिलीज का। इंतजार तो हमें हक की रिलीज का भी है जो कल ही रिलीज हो रही है। आप अगर देख लेंगे तो आपके साथ मैं रिव्यू करूंगा। शायद कल मेरा थोड़ा व्यस्त दिन है तो मैं ना देख पाऊं, लेकिन अगर आप रिव्यू करते हैं तो हम मतलब आप देखते हैं तो हम आपके साथ जरूर रिव्यू करेंगे। और हाँ कल कोशिश करता हूँ कल का क्या प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जी जी तो ये अच्छी ये मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छी चीज है जिसको लोगों तक पहुंचा। और वैसे उसी दिन 21 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तो 21 तारीख को ये मस्ती 4 भी आ रही है। तो एक अजीब तरह का क्लैश होगा। हम देखेंगे कि ऑडियंस किधर जाती है। जो ऑडियंस पोल जो है ना आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल क्योंकि मस्ती 4 की टीम कह रही नहीं हमने तो बहुत ही मतलब जो सिनेमा बनाया है वो यंग ऑडियंस के लिए है। ये कोई शेक्सपियर की कहानी नहीं है। ये कोई बहुत सीरियस सिनेमा नहीं है। लेकिन उसके सामने अगर 120 बहादुर जैसी फिल्म आती है तो ये ऑडियंस का भी टेस्ट है। मुझे लगता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। इस टेस्ट में उनके टेस्ट का पता चलेगा। तो ये है तो हम नजर रखेंगे इस पर। जी हाँ बिल्कुल। और उस दिन भी बात करेंगे जब ये पिक्चर रिलीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं, बताते रहें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। शुक्रिया उज्जवल जी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।